तो चलिए आज बात करते हैं जॉन नैश की, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा जीनियस जिनकी जिंदगी ब्रिलियंस, स्ट्रगल और फिर से उठ खड़े होने की एक कमाल की कहानी है। और यही एक सवाल जॉन नैश की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है 1947 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, मतलब वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के ठीक 2 साल बाद। तो कहानी का पहला हिस्सा है द एक्सेंट्रिक जीनियस, एक ऐसा दिमाग जो दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखता था। देखिए, जॉन नैश जब प्रिंसटन पहुंचे तो वो कोई आम स्टूडेंट नहीं थे। वो एक ऐसे स्कॉलर थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से सोचते थे, दिल से उनका कोई वास्ता नहीं था। तो चलिए जरा समझते हैं इस अनोखे जीनियस को। उनकी पर्सनैलिटी को समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो वो जबरदस्त इंटेलिजेंट थे, लेकिन दूसरी तरफ एकदम अकेले रहने वाले, सोशल सिचुएशंस में थोड़े अजीब। उन्हें लगता था कि जो पहले से पता है वो सब बेकार है। उन्हें तो कुछ एकदम नया, एकदम ओरिजिनल खोजना था। और इसी जुनून में वो अक्सर अपने आइडियाज को अपने डॉर्म रूम की खिड़की पे ही लिखते रहते थे। और अपनी इस अकेली दुनिया में उन्हें एक दोस्त मिलता है, उनका रूममेट चार्ल्स हर्मन। चार्ल्स लिटरेचर का स्टूडेंट था, बड़ा ही आउटगोइंग और सपोर्टिव। जब भी नैश को खुद पर शक होता था, चार्ल्स हमेशा उन्हें हिम्मत देता था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है एक रेवोल्यूशनरी थियरी की तरफ। एक पल, एक बार में, जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि जहां उनके सारे दोस्त अपनी अपनी थीसिस जमा कर रहे थे, वहीं नैश, वो जैसे एक जगह अटक गए थे। उन्हें बस एक ब्रेक थ्रू आइडिया की तलाश थी। और फिर एक लोकल बार में एक बहुत ही मामूली सी घटना ने एक क्रांति ला दी। तो नैश देखते हैं कि उनके सारे दोस्त एक ही लड़की का ध्यान खींचने के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं, और यहीं उनके दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचते हैं कि अगर एडम स्मिथ की थ्योरी के हिसाब से चलें, मतलब हर कोई सिर्फ अपने फायदे का सोचे, तो क्या होगा? सब उस एक लड़की के पीछे जाएंगे, एक दूसरे का रास्ता काटेंगे, और आखिर में ज्यादातर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर जब वो उसकी सहेलियों के पास जाएंगे तो वो भी उन्हें रिजेक्ट कर देंगी। मतलब सब के सब हार गए। लेकिन नैश को एक नया रास्ता दिखता है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा नतीजा तब मिलेगा जब हर कोई अपने और ग्रुप दोनों के भले के बारे में सोचे। मतलब उस बेस्ट ऑप्शन को इग्नोर करके अगर सब उसकी सहेलियों को अप्रोच करें तो सबके सफल होने के चांस आसमान छू लेंगे। और यही छोटी सी बात पिछले 150 सालों से चली आ रही इकोनॉमिक थ्योरी को चैलेंज करने वाली थी। और यही वो आइडिया था जिसने गवर्निंग डायनामिक्स पर उनकी थ्योरी को जन्म दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने एडम स्मिथ की थ्योरी पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि सबसे बेस्ट रिजल्ट तब आता है जब ग्रुप का हर मेंबर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने और पूरे ग्रुप के लिए जो बेस्ट हो वो करे। ये एक सच में ओरिजिनल आइडिया था, और इसी की वजह से उन्हें व्हीलर लैब्स में एक बहुत बड़ी पोजीशन भी मिली। चलिए अब 5 साल आगे चलते हैं। साल है 1953। पेंटागन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब तक नैश का टैलेंट इतना मशहूर हो चुका था कि अमेरिकी सरकार की सबसे ऊंची जगहों पर भी उनके चर्चे थे। उन्हें पेंटागन बुलाया जाता है, और वहां वो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे सब हैरान रह जाते हैं। सोवियत का एक बहुत ही मुश्किल एन्क्रिप्टेड कोड, वो उसे बिना कागज कलम के सिर्फ अपने दिमाग में ही तोड़ देते हैं। मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी बस देखते रह जाते हैं, और उनकी यही कमाल की दिमागी ताकत एक रहस्यमयी आदमी विलियम पार्चर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तो पार्चर, जो खुद को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बताता है, नैश को एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए रिक्रूट कर लेता है। काम यह था कि मैगजीन्स और अखबारों में छिपे सोवियत कोड्स को ढूंढना और अमेरिका पर होने वाले हमलों की साजिशों का पर्दाफाश करना। डिकोड किए हुए मैसेज को एक सीक्रेट मेल बॉक्स में डालना होता था। यह मिशन नैश को जासूसी और डर की एक अंधेरी दुनिया में खींच लेता है। और हाँ, इसी दौरान उनकी मुलाकात एलिसिया नाम की एक स्टूडेंट से होती है, जिनसे वो बाद में शादी भी कर लेते हैं। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां मिशन और हकीकत आपस में टकराने लगते हैं। नैश अपने इस सीक्रेट काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे खतरा बढ़ता जाता है, उन्हें लगता है कि कारों में उनका पीछा हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं। उनकी असली जिंदगी और इस मिशन के बीच की जो लाइन है, वो पूरी तरह से मिटने लगती है। एक दिन जब वो हार्वर्ड में गेस्ट लेक्चर दे रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ खतरनाक लोग दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सोवियत जासूस हैं, और वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। मगर ये भाग दौड़ किसी जासूसी से हाउस में नहीं, बल्कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाकर खत्म होती है। और यहीं वो चौंकाने वाला सच सामने आता है कि जिन लोगों से वो भाग रहे थे, वो जासूस नहीं, डॉक्टर थे। और फिर खुलती है एक ऐसी हकीकत जो किसी को भी हिलाकर रख दे। वो सीक्रेट एजेंट विलियम पार्चर, वो एक कल्पना था। उनका कॉलेज का रूममेट चार्ल्स हार्मन,
वो भी बस एक काल्पनिक दोस्त था। और वो जो टॉप सीक्रेट कोड्स वो डिलीवर कर रहे थे, असल में वो सिर्फ खाली लिफाफों के एक बक्से में डाल रहे थे। सोवियत के साथ कोई सीक्रेट वॉर नहीं चल रहा था। असल लड़ाई तो उनके अपने दिमाग में चल रही थी, सिजोफ्रेनिया के साथ। तो सिजोफ्रेनिया ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। इसमें लोगों को वो चीजें दिखती या सुनाई देती हैं जो हैं ही नहीं, और उनकी सोच और बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी पत्नी एलिशिया को बताया जाता है कि नैश तो प्रिंसटन के दिनों से ही बीमार थे, कि उनका कभी कोई रूममेट था ही नहीं, और वो सारे खत जिन्हें वो डिलीवर कर रहे थे वो उस मेल बॉक्स में वैसे के वैसे ही पड़े मिले। अब शुरू होती है उनके अंदर की लड़ाई। उन्हें दर्दनाक शॉक थेरेपी दी जाती है, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो उनके दिमाग को सुन्न कर देती हैं। इसके बाद नैश के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बीमारी के आगे हार मान लें या फिर अपनी शर्तों पर इससे लड़ें। दवाइयां बंद करने के बाद वो डरावने वहम वापस आ जाते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है। उनकी पत्नी देखती है कि वो अपने बच्चे को बाथटब में डुबोने वाले थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चार्ल्स बच्चे का ध्यान रख रहा है। ये एक इतनी भयानक घटना थी कि इसी ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक उन्हें ख्याल आता है मार्सी, चार्ल्स की वो छोटी सी भतीजी जिसे वो सालों से देख रहे थे, वो तो असली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी बड़ी ही नहीं हुई। वो इतने सालों में एक दिन भी बड़ी नहीं हुई। और बस उसी एक पल में नैश ये मान लेते हैं कि जिन लोगों को सिर्फ वो देख सकते हैं वो असली नहीं है। और यहीं से उनके खूबसूरत मन की जीत शुरू होती है, एक लंबी और मुश्किल राह। नैश एक बहुत बड़ा और हिम्मत भरा फैसला लेते हैं। वो उन दवाइयों पर निर्भर नहीं रहेंगे जो उनके दिमाग को कुंद कर देती हैं, बल्कि वो जानबूझकर अपने वहम को नजरअंदाज करेंगे और वापस एकेडमिक्स की दुनिया में लौटेंगे। देखते हैं उनकी वापसी का ये सफर कैसा रहा। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, 1954 में उन्हें सिजोफ्रेनिया का पता चला, और फिर कई सालों के संघर्ष के बाद 1978 में जाकर उन्होंने प्रिंसटन में दोबारा पढ़ाना शुरू किया। और फिर आखिरकार 1994 में उन्हें गेम थियरी पर अपने काम के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। शुरुआत में स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अकादमिक दुनिया में अपनी जगह वापस बना ली। उन्होंने अपने दिमाग में बसने वाले उन सायों के साथ जीना सीख लिया था। और प्रिंसटन में उनके साथी प्रोफेसर्स उन्हें एक बहुत ही इमोशनल तरीके से सम्मान देते हैं। वहां की एक परंपरा है पेन सेरेमनी, जिसमें प्रोफेसर्स अपना गहरा सम्मान दिखाने के लिए किसी के सामने अपनी कलम रख देते हैं। ये पल एक तरह से इस बात का सबूत था कि वो उस दुनिया में पूरी तरह वापस आ चुके थे जिसे उन्होंने लगभग खो ही दिया था। और उनकी वो क्रांतिकारी थ्योरी, उसने आगे चलकर ग्लोबल ट्रेड, लेबर रिलेशंस और यहां तक कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तक पर गहरा असर डाला। और जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो अपने भाषण में उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपनी पत्नी को दिया। उन्होंने कहा, अगर एलिशिया मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं कभी यहां नहीं पहुंचता, मुझे ये प्राइज कभी नहीं मिलता। सच तो ये है कि ये उनकी अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और उनकी पत्नी एलिशिया के अटूट प्यार का ही नतीजा था जिसने उनके इस खूबसूरत मन को आखिरकार जीत दिलाई। तो जॉन नैश की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में जीनियस होने के लिए थोड़ा सा पागलपन जरूरी है? क्या दिमाग के सबसे बड़े तोहफे और उसकी सबसे डरावनी कमजोरियों के बीच कोई रहस्यमयी कनेक्शन है?